जय हिंद दोस्तों, प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो हमारी शिफ्ट है 17/11/2023 की, जो जो आफ्टरनून की शिफ्ट है 12 से 1 1:30 बजे तक की जो शिफ्ट है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए प्यारे साथियों, समय की पाबंदी है हमारे पास भी और आपके पास भी, समय कम है, हमें कंटेंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? जिसका राइट आंसर है 1980। भारत ने 1980 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। समझना प्यारे साथियों, जो ओलंपिक है, ओलंपिक पहले अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून 1948 को पहली बार ओलंपिक दिवस मनाया गया था। तो 23 जून को तो ओलंपिक दिवस है, 23 जून। और एक छोटी ही बात मैं आपको और बता देता हूं, पहले ओलंपिक गेम, पहले जो ओलंपिक जो गेम थे, ओलंपिक जो गेम थे वो 776 बीसी में खेले गए थे यूनान के एथेंस, यूनान में, यूनान में खेले गए थे पहले ओलंपिक गेम। इनको बोलते हैं प्राचीन ओलंपिक गेम। ये यूनान में खेले गए थे 776 बीसी में। आधुनिक ओलंपिक गेम की अगर हम बात करें, आधुनिक ओलंपिक गेम की बात करें तो ये खेले गए थे 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में, ग्रीस के एथेंस शहर में, ग्रीस के एथेंस में खेले गए थे ये गेम। एथेंस में 1896 में ग्रीस के एथेंस में ये गेम खेले गए थे। आपको याद रखना है प्यारे साथियों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या कमीशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना भी 23 जून 1984 को हुई थी। 23 जून 1984 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, सॉरी 1984 लिख दिया मैं, 1884 है भैया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1884 को हुई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम थॉमस बाक है। थॉमस बाक, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है थॉमस बाक। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस में यह भी पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और JRD टाटा इसके वर्तमान अध्यक्ष थे, वर्तमान सॉरी पहले अध्यक्ष थे। JRD टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। तो समझना प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पे ओलंपिक के बारे में बताया। ओलंपिक 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? 1948 में, 23 जून 1948 को। आपको ध्यान में रखना है, पहले ओलंपिक गेम की शुरुआत 776 बीसी में यूनान के अंदर हुई थी, यूनान के अंदर। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में ग्रीस के एथेंस में हुई थी। 1896 में ग्रीस के एथेंस में, 1896 ग्रीस के एथेंस में। इससे पहले एक ओलंपिक कमेटी बनी थी 23 जून 1884 को, जिसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे, JRD टाटा। अभी जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने ओलंपिक में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था, तो इसका राइट आंसर है 1980। मैं कुछ जानकारी यहां पे आपको प्रोवाइड भी करा देता हूं, यहां पे समझना। भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक जो सोवियत संघ में हुए थे, में हॉकी में अपना आखिरी गोल्ड मेडल जीता था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे उनका नाम था वसीम अहमद। प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पिछले दिल्ली पुलिस में
1980 में पहली जो हमारा ओलंपिक मिला था वो क्वेश्चन पूछा गया था। अभी चांस है कि ये पूछ ले कि उस ओलंपिक गेम में हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन थे, तो वसीम अहमद इसके उस समय कप्तान थे। भारत ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से हराया था। यह भारत का 8वां ओलंपिक और हॉकी स्वर्ण पदक था। 8वां ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक था। इससे पहले भारत ने लगातार 6 ओलंपिक 1988 से 1956 में स्वर्ण पदक जीते हैं। 1980 के बाद भारत को हॉकी गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों। 1980 के बाद आज तक भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन 2021 में टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हॉकी के अंदर। यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों, 1980 में मॉस्को ओलंपिक में सोवियत संघ के अंदर वसीम अहमद कप्तान थे। फाइनल में किसको हराया? स्पेन को। और भारत का कौन सा हॉकी स्वर्ण पदक था? तो 8वां था। इससे पहले भारत ने 6 ओलंपिक खेले थे। 1980 के बाद अभी तक नहीं मिला। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उम्मीद है प्यारे साथियों सारी की सारी डिटेल आपको बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? प्यारे साथियों, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित है। मैं यहां पर सातवाहनों के बारे में कुछ डिटेल आपके लिए लेके आया हूं, कुछ बता देता हूं। तो सातवाहन वंश से संबंधित था ये। सातवाहन वंश कितने चला गया? तो सातवाहन वंश से संबंधित था ये। सातवाहन वंश से संबंधित था। एयरफोन उठा। तो सातवाहन वंश के बारे में समझ लेते हैं। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। और इनकी जो भाषा थी, भाषा प्यारे साथियों इनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत इनकी भाषा थी। और ये एक ब्राह्मण वंश था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, भाषा प्राकृत थी और एक ब्राह्मण वंश था। प्यारे साथियों, इनकी जानकारी नगनिका अभिलेख से मिलती है। नगनिका अभिलेख से इस वंश की जानकारी मिलती है, नगनिका अभिलेख से। साथ में ये भी ध्यान रखना, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्हीं ने चलाई थी। और इस बात की जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नानाघाट अभिलेख से इनकी जानकारी हमें मिलती है। नानाघाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई थी सातवाहनों ने, और इनकी जानकारी मिलती है नानाघाट अभिलेख से। प्यारे साथियों, नगनिका अभिलेख, इसकी पत्नी थी नगनिका, उसी के द्वारा लिखा गया था। आपसे कभी ये पूछ ले कि नगनिका अभिलेख के अलावा सातवाहनों की जानकारी और कहां से मिलती है, तो आथी गुम्फा अभिलेख से। तो यह जानकारी मिलती है आथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग में मौजूद था। कलिंग आज के टाइम पे नाम है उड़ीसा का। आथी गुम्फा अभिलेख से, आथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। और यह अभिलेख हमें कलिंग से प्राप्त हुआ था। और कलिंग के राजा खारवेल थे। कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के राजा थे खारवेल। और कलिंग वर्तमान नाम है कलिंग का। इसके बाद कलिंग के नाम पड़ा उत्कल, और उत्कल का नाम बाद में चेंज हुआ उड़ीसा। तो उड़ीसा का नाम पहले उत्कल था और उत्कल का नाम पहले कलिंग था। कलिंग के राजा थे खारवेल, और कलिंग में ही मिला था आथी गुम्फा अभिलेख। और आथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाले राजा खारवेल ही है। और नगनिका अभिलेख और आथी गुम्फा अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश, गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक। और इस वंश का जो संस्थापक था, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक, एक बार दोबारा से देख लो प्यारे साथियों, इस वंश का संस्थापक सिमुक था। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इनकी भाषा प्राकृत, ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई, इस बात की जानकारी
नानाघाट अभिलेख से मिलती है। इस वंश की जानकारी नगनिका अभिलेख से मिलती है और इसके अलावा आथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। आथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलता है? कलिंग में। कलिंग का नाम क्या पड़ा? उत्कल। उत्कल का नाम क्या पड़ा? उड़ीसा। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। ये सारी जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे सातवाहन ही इसका राइट आंसर है। सातवाहन ही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। सातवाहन के बारे में ही, तो गौतमी पुत्र सप्तकर्णी प्राचीन भारत के सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने लगभग 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक शासन किया था। सातवाहन साम्राज्य का केंद्र दक्कन में दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में था। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी, जिसे वर्तमान में पैठन या महाराष्ट्र के अंदर थी। इनकी महाराष्ट्र के अंदर वर्तमान में ये मौजूद है, समझना। इन्होंने शकों जिसे इंडो स्थिम्स, नापान और अन्य शत्रुओं को हराया था। इनकी माता का नाम गौतमी वल्लभीश्री था, जिन्होंने नासिक की गुफाओं में उनके शिलालेख अंकित करवाए थे। सातवाहन वंश ने ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया था। बाकी इसके अलावा जितनी जानकारी है प्यारे साथियों वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी कि इस वंश का संस्थापक सिमुक था, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, इनकी भाषा प्राकृत थी, ब्राह्मी लिपि को इन्होंने उजागर किया था, बढ़ावा दिया था, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने चलाई। नगनिका अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। नानाघाट अभिलेख से इनको ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई, इस बारे में जानकारी मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा, पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार खालिस्तान है। तो उसके रचनाकार काशीनाथ सिंह है भाई, काशीनाथ सिंह है, उसके रचनाकार काशीनाथ सिंह है। देखो काशी का 80 प्रसिद्ध एक हिंदी उपन्यास है जिसके लेखक काशीनाथ सिंह है। यह पुस्तक वाराणसी के 80 घाट और वहां के लोगों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली पर आधारित है। इसमें बनारस की बोली, व्यंग्य और सामाजिक परिवेश का शानदार चित्रण है। इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है मोहल्ला 80। 2018 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें सन्नी देओल ने अभिनय किया था। काशीनाथ सिंह को हिंदी साहित्य में व्यंग्य लेखन का महारथी माना जाता है। व्यंग्य लेखक का महारथी माना जाता है। प्यारे साथियों ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बदल के आते हैं, इसीलिए इसकी ज्यादा जानकारी नहीं रखी हमने। तो काशी एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक काशीनाथ सिंह है, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय। एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूं कि ये है क्या। एक तो छोटी ही बात, एक है हमारे पास जीडीपी है, पहले इसको समझो क्या है। इसका अर्थ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये होता क्या है, तो यहाँ पे समझना, माना कि ये हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री के अंदर जो विदेशी व्यक्ति कार्य करते हैं या हमारे देश के व्यक्ति कार्य करते हैं, इनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के कुल उत्पादन को ही हम जीडीपी कहते हैं। इसमें प्यारे साथियों ध्यान रखना, इसमें काउंट हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है केवल उसी को काउंट किया जाता है। और इसी उत्पादन में से जो मूल्य ह्रास होता है, जो खर्चा होता है, अगर मैं इसमें से मूल्य ह्रास को मायने घटा देता हूं, मूल्य ह्रास जिसे इंग्लिश में डिप्रेसिएशन बोलते हैं, डिप्रेसिएशन, जिसे डिप्रेसिएशन अगर मैं जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा देता हूं तो मेरे पास बचता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। एक सेकंड, तो मेरे पास बचता है एनडीपी, मेरे पास बचता है एनडीपी, जिसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एनडीपी। इसका अर्थ होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यही बात समझना प्यारे साथियों, जैसे विदेशी लोग भारत में आकर काम करते हैं, उसी प्रकार भारत के व्यक्ति भी बाहर जाकर काम करते हैं। जब भारत के व्यक्ति बाहर जाकर काम करते हैं तो बाहर जाकर काम करने पर
हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है जिसे हम जीएनपी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में प्यारे साथियों भारत और विदेश, देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक तो जीडीपी, जीडीपी का अर्थ क्या है, विदेशी और देश इन दोनों के द्वारा भारत की भौगोलिक सीमा में जितना उत्पादन किया जाए उसको तो जीडीपी बोलते हैं। और माना कि भारतीयों ने विदेश में जाकर कुछ इनकम आय की, प्लस में बोल देता हूं कि भारतीयों द्वारा विदेश में कमाए पैसे, विदेश में उत्पादन, तो इसको बोलते हैं हम जीएनपी, इसको बोलते हैं हम जीएनपी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं जीएनपी जिसे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसके अंदर प्यारे साथियों नेशनलिटी जरूरी होती है। भारत का व्यक्ति भारत में उत्पादन करे या विदेश में उत्पादन करे, नेशनलिटी भारत की होनी चाहिए। वो सभी उत्पादन, वो सभी पैसा जीएनपी में काउंट होता है। और इसी जीएनपी में से अगर मैं मूल्य ह्रास को घटा देता हूं, इसी जीएनपी में से अगर मैं मूल्य ह्रास को घटा देता हूं तो मेरे पास बचता है एनएनपी। यहां पे मैं लिखता हूं एनएनपी, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। और यही देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय। एक बार अभी क्वेश्चन को समझना, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से शुद्ध आय। जब हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जब मैं विदेशों से शुद्ध आय की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटा दे तो एनएनपी की। और इसी के आधार पर प्यारे साथियों राष्ट्रीय जो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसी को भी परिभाषित करता है। एक बार यहां पर और देखना आप, यहां पे समझना कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी कहते हैं, इसका अर्थ होता है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से पूंजी के मूल्य ह्रास को घटाना, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एनएनपी होती है जीडीपी माइनस डिप्रेसिएशन प्लस नेट इनकम प्लस अब्रोड, यानी कि डिप्रेसिएशन जो खर्चा है, इसमें से नेट इनकम जो विदेशों से हमने नेट इनकम अर्जित की है, जिसे एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको इसमें जोड़ देते हैं। जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो हमारे पास बचता है एनडीपी प्लस नेट इनकम अब्रोड, ये होती है हमारी एनएनपी, इसको बोलते हैं हम एनएनपी। सरल शब्दों में एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यह देश की वास्तविक आय होती है। एक छोटी ही बात मैं आपको और समझा देता हूं, जब भी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का कंसेप्ट भी यही होता है कि एनएनपी प्लस में टोटल एनएनपी बटे में टोटल पॉपुलेशन देश की समग्र पॉपुलेशन, और इसके ऊपर होता है हमारी एनएनपी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बटे टोटल पॉपुलेशन। और यही फार्मूला हमारा रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी में कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, वो एनएनपी बटे में देश की टोटल पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्य चंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निगंथो चिंगथांग खोम्बा। प्यारे साथियों ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार बदल के आते हैं। कभी भी जीएस में कोई भी 50 में से 50 तो ले ही नहीं सकता, और इसका कारण यही है कि ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जिसका कोई भी सर पैर कुछ भी नहीं होता, ये कहीं से भी उठा के डाल दिए जाते हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगली बार ये बदल के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विजालय जो उरेरू
उरेयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्रैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और खालिस्तान शहर का निर्माण किया। तो उसने किया था तंजावुर शहर का निर्माण। तंजावुर शहर का निर्माण प्यारे साथियों, जो विजय है ये चोल वंश का संस्थापक है। चोल वंश का संस्थापक है। चोल वंश का संस्थापक है विजय। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक बार उसको और देख लो आप। यहां पे समझना विजय जो 850 से 87 कावेरी डेल्टा में स्थित एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है, जिसे उरेरू के चोल परिवारों के विजय द्वारा निर्मित किया गया था। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। चोल पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ। यह भी समझना चोल संस्थापक जो कौन है विजय, जिसने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। चोल पल्लवों को सामंत या मंत्री कहते थे। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी, जो पल्लवों के सामंत माने जाते हैं। इसको भी समझना रत मिलना, ये तंजावुर, इसका नाम पहले तंजावुर पड़ा और राज पेरुथन के नाम से चलता है। विजय ये देवी का एक मंदिर भी है यहाँ पे, जिसे निसंबुदीनी देवी का मंदिर कहाँ पे है, वो भी विजय में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अज्ञात पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने के आदेश के लिए देने के लिए देश के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो प्यारे साथियों समझना, इसको हम बोलते हैं परमादेश। एक छोटी ही बात मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो ये रीट जारी करता है, पहली बात तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट याचिका जारी करता है। 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। आर्टिकल 32 पड़ता है फंडामेंटल राइट के अंदर। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों के अंदर ये पड़ता है। मौलिक अधिकारों के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर जो आर्टिकल 32 है, उसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है। उन 5 प्रकार में से एक है मैंडेमस, जिसको हम परमादेश कहते हैं। इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन तो प्यारे साथियों ऊपर लिखी है, क्वेश्चन ने यही पूछ रखा है। मैं आपको बाकी सारी की सारी याचिकाएं करवा देता हूं। यहां एक छोटी ही इसको समझना, एक होती है प्यारे साथियों हैबिस कार्पस। हैबिस कार्पस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ये लागू की जाती है। एक होती है मैंडेमस, सरकारी अधिकारी के कर्तव्य का पालन का आदेश पर। एक होती है प्रोहिबिशन, से निचली अदालत को कार्य रोकने के आदेश को बोलते हैं। एक होते हैं सर्सियोरी, उच्च न्यायालय द्वारा केस की समीक्षा के लिए की जाती है। एक होती है को वारंट, इसे व्यक्ति के पद के अधिकार की जांच के लिए इसको जारी किया जाता है। तो ये 5 प्रकार की याचिका होती हैं, हैबिस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी और को वारंट। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। प्यारे साथियों, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल का 32 का भाग 2 इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट रीट जारी करता है और फिर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत इन्हीं 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय सांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? प्यारे साथियों, जनगणना के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पिछली कई वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो शायद आपको पता होगा कि जनगणना के बारे में कितनी सारी डिटेल हमने प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा गया है वो एक आम समूह के बारे में पूछा गया है। इनमें से आपको ये देखना है
कि ज्यादातर जो एजुकेटेड वर्ग है वो कौन सा है, उच्च साक्षरता वर्ग, तो वो शहरी पुरुष है प्यारे साथियों। शहरी महिलाएं भी नहीं है, ग्रामीण ये भी नहीं है, तो शहरी पुरुष। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, तो इसके बारे में समझना। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ये जैन धर्म के अनुयायियों की साक्षरता दर 94.9% है। इसके बाद क्रिश्चियन 84.5%, बौद्ध 81.3% और सिख 75.4%। इसको भी ध्यान में रखना प्यारे साथियों। पिछली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस धर्म की साक्षरता सर्वाधिक है। वैसे पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता है, और इस प्रकार के तमाम आंकड़े हमने प्रोवाइड करा रखे हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसाल्टिक मेग्मा का स्रोत कौन सा है? बेसाल्टिक मेग्मा का स्रोत कौन सा है? बेसाल्टिक मेग्मा, बेसाल्टिक। प्यारे साथियों, एक तो इसका राइट आंसर ऊपरी मेंटल है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, हमारी पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 परतों में बंटती है। सबसे ऊपरली जो परत है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। बीच वाली को बोलते हैं हम मेंटल, और लास्ट को बोलते हैं हम कोर। तो हम क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर जो ऊपर वाली परत है इसमें सियाल की मात्रा पाई जाती है, सियाल। नीचे वाली परत में सीमा की मात्रा पाई जाती है, सीमा। और नीचे सबसे लास्ट में निफे की मात्रा पाई जाती है। सियाल से मतलब है सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सीमा से मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। यहां से निकेल, निकेल और आयरन, आयरन से। प्यारे साथियों, पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाया जाने वाला सर्वाधिक, सर्वाधिक जो तत्व है, सर्वाधिक तत्व वो ऑक्सीजन है। लेकिन कई बार धातु के तौर पे पूछ लेता है सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सी है, तो वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अगर वैसे पूछ ले सर्वाधिक तत्व, सर्वाधिक तत्व, तो वो सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अगर ऑक्सीजन ऑप्शन में ना है तो सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक तत्व तो हमारा सिलिकॉन है। सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है सिलिकॉन। और ऊपरी परत का जो तत्व है वो बेसाल्टिक मेग्मा से मिलता है, बनता है। बेसाल्टिक मेग्मा, ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल बनता है बेसाल्टिक मेग्मा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, न ही वे कर एकत्र करते थे। पहले साथियों ये क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का जो समय था उस समय कोई भी ऐसा सिस्टम ना सेना का था, ना कोई खास राजधानी का था, तो सब कुछ शुरुआती दौर है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का, ये क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का, वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता का जो शासनकाल था वो 1500 बीसी टू 600 बीसी तक था, 1500 बीसी टू 600 बीसी, जिसको हम दो पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है उत्तर वैदिक काल और एक होता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था प्यारे साथियों वो 1500 बीसी टू 1000 बीसी तक था। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 बीसी टू 600 बीसी तक था, 600 बीसी तक था। प्यारे साथियों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इनकी शब्दावली से लेकर कि ऋग्वेद में इसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे। ऐसे कई सारी शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहां पे समझना। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेदिक काल है सारा का सारा, ये ग्रामीण संस्कृति थी, पशुपालन पर आधारित थी, राजतंत्रीय थी। मुख्य व्यवसाय यहाँ पर पशुपालन था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से चलता था। सामान्य मकान का मकान निर्माण थे। यहाँ पे 4 वर्ग थे, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इस प्रकार से ये बटे हुए थे। प्यारे साथियों, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के चौथे मंडल में, सॉरी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था आती है। और ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का सिस्टम कर्म पर आधारित था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में
ये वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी वो जन्म पर आधारित बन जाती है। तो यहाँ पर कोई खास वो जाति व्यवस्था का सिस्टम नहीं था, ये कर्म पर आधारित थी। यहाँ पे कुछ शब्द हैं प्यारे साथियों, जैसे यव जौ को बोलते थे, गन्या गाय को बोलते थे, उर्वरा कृषि भूमि होती थी, गविष्टि गायों की खोज या युद्ध से संबंधित होते थे, वाप्ता नाई को कहते थे, खाद्य पदार्थ को कर्ब कहते थे, मरुस्थल को धनव्य कहते थे, समुद्र को प्रावत कहते थे, गोधुम को गेहूं कहते थे, और दान को ब्रीहमी दान कहते थे। ब्रीही दान को कहते थे ब्रीही, दान को कहते थे ब्रीही, दान को कहते थे ब्रीही ब्रीही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? दोषियों में से नहीं था। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों उधम सिंह, और उधम सिंह को लाहौर में मारा था, ये भी समझ लेना आप, उधम सिंह को मारा गया था लाहौर के अंदर। तो लाहौर षड्यंत्र था, 1929 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी, और इस मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन राजगुरु नहीं था विकल्प यहाँ पर शायद। ये वास्तव में तीनों फांसी की घटना में 23 मार्च 1931 को लाहौर में जेल हुई थी। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? अच्छा, तो ये बात थी प्यारे साथियों। तो यहाँ पे सुखदेव, भगत सिंह और शिवर ये सभी थे, उधम सिंह नहीं था। उधम सिंह, ये तो उधम सिंह ने तो जनरल डायर मारा था, ये तो बिल्कुल अलग होगा। तो इसको समझ लेना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ही क्रिटिकल बने में कुछ और होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम खालिस्तान निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति के बारे में वैसे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आप सभी को। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है, अनुच्छेद 64 के तहत वो राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है इसका निर्धारण संसद के सदस्य ही करते हैं। कैसे? कि 20 व्यक्ति उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव रखेंगे, जिसे प्रस्तावक कहा जाता है। 20 व्यक्ति उपराष्ट्रपति का प्रस्तावक होंगे, इसका मतलब होता है जो उपराष्ट्रपति के साथ होंगे, और 20 व्यक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदक होंगे। यहां पे प्यारे साथियों समझना, 20 अनुमोदक होते हैं और 20 प्रस्तावक होते हैं। जो प्रस्तावक होते हैं वे प्रस्ताव रखते हैं, और जो अनुमोदक होते हैं वो उपराष्ट्रपति के साथ अलग से वही व्यक्ति खड़े होंगे, वही व्यक्ति होते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों ही वोट डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बहुत ही कॉमन है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 20 है। कि दाखिले उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित पूछ रखे हैं, तो प्रस्तावित कितने होंगे? 20 होंगे, और 20 लोग ही इसके अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक होते हैं। आर्टिकल 71 बोलता है प्यारे साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर इनके चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71 के अंदर ये बात उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रीट जारी की जाती है? तो यहाँ पे 5 प्रकार की भारत में, ये इंग्लिश में टाइप हो गई, यहाँ पे ये इंग्लिश में टाइप होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेपो रेट। तो रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो इट इज द रेट एट विच बैंक प्लेस देयर फंड एंड देयर आरबीआई एंड रिसीव कलेक्शन। एक बार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ रेट के बारे में, इसको थोड़ा हाथ जूम कर लेता ताकि अच्छे से लिखा जाए। समझना प्यारे साथियों, जो आरबीआई है, आरबीआई के बारे में तो आप समझते होंगे। आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है,
आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के तहत एक होती है रेपो रेट, रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, और एक होती है CRR, और एक होती है SLR, SLR। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। समझना प्यारे शब्द। आप सबको पता है कि जो बैंक आरबीआई बैंक है, जो आरबीआई बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आमतौर पर जब कोई आम नागरिक है, समझना आम नागरिक, आम नागरिक, आम नागरिक को जब लोन चाहिए होता है तो वो जाता है बैंक के पास, वो जाता है, जैसे सपोज कर लेते हैं एसबीआई बैंक के पास। तो प्यारे साथियों, जब एसबीआई बैंक लोन लेते हैं तो वो आरबीआई से लेते हैं, तो आरबीआई उनके ऊपर कुछ रेट लगाता है, माना कि 10% रेट लगाता है, तो इस 10% को हम रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई बैंक निचले कॉमर्शियल बैंकों को लोन देकर वहां से जिस रेट पर उनसे ऋण उपलब्ध करता है, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है प्यारे साथियों? रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? तो रिवर्स रेपो रेट ये होती है, आरबीआई बैंक, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, जो आरबीआई बैंक है, आरबीआई, और यहां पे है एसबीआई, आरबीआई एसबीआई से लोन उठाता है, लोन उठाता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं। बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत बाजार को, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एसबीआई से लोन उठाता है। जब आरबीआई एसबीआई से लोन उठाता है तो यहां पर कुछ रेट लगती है, माना कि 7% या 4% या 5%, तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सीआरआर क्या है प्यारे साथियों? इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ये होता क्या है प्यारे साथियों? जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जैसे एसबीआई, हर बैंक को, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अपनी टोटल इनकम का, टोटल जीडीटीएल का, जीडीटीएल बोलते हैं ग्रोस डिमांड टर्म लायबिलिटी, इस जीडीटीएल का एक प्रकार से आप ये समझ लेना, उनकी जो टोटल आय है उस जीडीटीएल का 4%, जीडीटीएल का 4% आरबीआई में जमा करवाना पड़ता है, उसे हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, और ये इसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ये एक ऐसा अनुपात होता है जब भी कोई बैंक लोन देता है या आरबीआई को उधार देता है तो वे अपनी कुछ बेस इनकम का कुछ परसेंट अपने पास रिजर्व रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसएलआर, उसी को हम एसएलआर बोलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्यारे साथियों आयरलैंड से संबंधित है, आयरलैंड से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आयरलैंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आयरलैंड से आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी, ये हमने आयरलैंड के संविधान से कॉपी किए हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान के भाग 4 में ये वर्णित है, और आर्टिकल 36 से 51 इसी के बारे में उल्लेखित है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देव अरंडल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये प्यारे साथियों भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, और भरतनाट्यम से संबंधित और कितनी महिलाएं या कितनी नर्तंगनाएं यहाँ पे मौजूद हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये रेपो रेट के बारे में था जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे समझना भरतनाट्यम, एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी संबंधित है प्यारे साथियों, और एक है रुक्मिणी देव अरंडल, जिसका क्वेश्चन आया हुआ है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली नर्तंगना है। एक है लीला सैमसन, इसके अलावा अन्य है पद्मा सुब्रमण्यम, एसके सरोज, मालविका सरकार, अलारमेल वैली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, इसके अलावा गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर, इसके अलावा हेमा मालिनी, वी दोरोस्वामी, मीनाक्षी चित्रंजन, उर्मिला सत्यनारायण। प्यारे साथियों ये सभी जयलक्ष्मी ईश्वर, कुमारी कमला बी, ये हरमन नाथन है, और राज श्रीधर, एक है शोभना चंद्र कुमार। ये सारे के सारे प्यारे साथियों भरतनाट्यम से संबंधित है। इसके अलावा
इसके अलावा ये भी समझना, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। एक है यामिनी कृष्ण मूर्ति, इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, सोपन चौधरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पद्मा रेड्डी। इसके अलावा प्यारे साथियों हुलीम खान, प्रतीक्षा काशी, मंजू भार्गवी, पशु मार्था विठल, भारती विठल, एन सेल्जा, भगवत तालू, सेतुराम, इसके अलावा एम उषा गायत्री। ये सारे के सारे कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के बारे में बताता है? और इसके बारे में मैंने अभी जस्ट एक सेकंड पहले मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाग 4 जिसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से 51, जिसको हमने आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है, आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद कौन है? देखो समझो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं इसको। खेल के क्षेत्र में भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है। इसे पहली बार 1991-92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसके बाद इसे सचिन तेंदुलकर को, मैरी कॉम को, विराट कोहली को, मीराबाई चानू जैसे खिलाड़ियों को दिया गया। विश्वनाथ आनंद के बारे में समझना, इनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ था चेन्नई के अंदर, जिसे आज के टाइम पे पहले इसको मद्रास कहते थे, उस समय इसको मद्रास नाम था। 1969 में इसका जन्म हुआ था तमिलनाडु भारत के अंदर। पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे ये, पहली बार ये 2000 में पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने, 2007 में दूसरी बार, 2008 में व्लादिमीर क्रमानिक को हराया था इन्होंने, 2010 में टोपा मेल को हराया था। चलो ये तो छोड़ो इस बारे में। 1985 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला, 1987 में इनको पद्मश्री, 1992 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पहले खिलाड़ी बने इन्हें यह मिला था। इसी का क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2000 में इनको पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडो इस्लामिक निर्माण में खालिस्तान और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था, तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कंक्रीट, कंक्रीट, कंक्रीट। और अगले क्वेश्चन ये कुचिपुड़ी के योगदान में यहाँ संबंधित है, और इसका राइट आंसर है एन सेल्जा। और अभी मैंने कुचिपुड़ी के बारे में सारे के सारे जो डांसर है उन सब के बारे में बता दिया था। प्यारे साथियों वीडियो लंबी बन जाती है, आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चनों को ही रखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट पर डालेंगे सारा का सारा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।